हम भारत की तरक्की की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन इन चमकदार कहानियों के पीछे ना एक सदियों पुरानी सच्चाई छिपी हुई है। जाति व्यवस्था। सवाल यह है कि भाई आज के मॉडर्न इंडिया में 21वीं सदी में यह सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। चलिए आज इसी हकीकत की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या जाति व्यवस्था अब बस हिस्ट्री बुक्स का हिस्सा है? क्या ये अतीत की बात हो चुकी है? देखिए, पहली बार में सुनने में तो लग सकता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका जवाब ना इतना सीधा नहीं है, ये कहीं ज्यादा पेचीदा है। और यहीं पर ना असली टकराव सामने आता है। एक तरफ तो है हमारे कानून जो साफ साफ कहते हैं कि जाति के नाम पर कोई भी भेदभाव एक जुर्म है, और फिर दूसरी तरफ है हमारी सामाजिक हकीकत, वो असलियत जो हम हर रोज देखते हैं और जो इस कानून को सीधे सीधे चुनौती देती है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी सामाजिक दरारें हैं जो ये सिस्टम आज भी हमारे सोसाइटी में पैदा कर रहा है। अच्छा, इस पूरी बात को समझने के लिए ना एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, अस्पृश्यता, मतलब अनटचेबिलिटी, या जिसे हम आम भाषा में छुआछूत कहते हैं। ये बेसिकली एक ऐसी सोच है जो कुछ लोगों को अपवित्र मान लेती है और उन्हें समाज से ही अलग थलग कर देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून में तो ये कब का खत्म हो चुका है, लेकिन समाज के अंदर इसका जहर आज भी घुला हुआ है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी या किताबी बातें नहीं हैं, ये लोगों की डेली लाइफ की, रोज की कड़वी सच्चाई है। आज भी, हाँ, आज भी दलितों को मंदिरों में जाने से रोका जाता है, उन्हें पब्लिक कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता। और जरा सोचिए, शादी में घोड़ी चढ़ने या मूंछ रखने जैसी छोटी छोटी बातों पर उन पर हमले तक हो जाते हैं। और अगर इस भेदभाव की गहराई समझनी हो ना, तो बस ये एक घटना ही काफ़ी है। एक दलित महिला ने पानी की टंकी से पानी पी लिया और उसके बाद उस पूरी टंकी को पवित्र करने के लिए गोमूत्र से धोया गया। ये एक घटना ही बता देती है कि ये सोच, ये नफरत समाज में कितनी कितनी गहरी बैठी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सिस्टम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जिंदा कैसे रहता है, इतनी सदियों से ये चल कैसे रहा है। इसकी सबसे बड़ी और सबसे मजबूत कड़ी है अंतर्विवाह, जिसे इंग्लिश में एंडोगमी कहते हैं। मतलब सीधा है, शादी सिर्फ अपनी ही जाति के अंदर करना। और अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो शायद चौंका देगा। आज भी मॉडर्न इंडिया में 95% शादियां अपनी ही जाति के अंदर होती हैं। हम मैट्रिमोनियल साइट्स पर, अखबारों में बड़े बड़े एड्स देखते हैं, कैश नो बार, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। और सोचिए, जो लोग इस अनरिटन रूल को तोड़ने की हिम्मत भी करते हैं, उन्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। सिर्फ सामाजिक बहिष्कार ही नहीं, बल्कि कई मामलों में तो ऑनर किलिंग के नाम पर उनकी जान तक ले ली जाती है। तो ये तो हुई सामाजिक दरारें। अब जरा आर्थिक पहलू पर आते हैं। देखते हैं कि यह जाति व्यवस्था किसी के पैसे, किसी की तरक्की और उसके भविष्य पर कैसे असर डालती है। देखिए, ये जो चार्ट है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। ये देश में दौलत के बंटवारे को दिखाता है। एक तरफ ऊंची जातियों के पास देश की कुल दौलत का लगभग 45% हिस्सा है, और दूसरी तरफ शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जातियों के पास सिर्फ 7%। ये जो गैप है, ये खाई है, ये बहुत बहुत बड़ी है। अब एक और बहुत जरूरी बात, जिसे एक्सपर्ट्स कहते हैं शिक्षा का घटता प्रतिफल। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मान लीजिए एक दलित व्यक्ति है और एक सवर्ण व्यक्ति है। दोनों के पास एकदम सेम एजुकेशन, सेम डिग्री है, लेकिन इसके बावजूद जब वो करियर में आगे बढ़ते हैं तो दलित व्यक्ति को अपनी शिक्षा का उतना आर्थिक फायदा नहीं मिलता जितना सवर्ण को मिलता है। मतलब तरक्की की रफ्तार धीमी हो जाती। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? दौलत का बंटवारा बराबर नहीं है, अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई के बाद भी उसका पूरा फायदा नहीं मिल रहा है, और अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहे तो उसे आसानी से कैपिटल या लोन तक नहीं मिलता। ये वो आर्थिक दीवारें हैं जिन्हें ये जाति व्यवस्था आज भी मजबूती से खड़ा रखे हुए है। अच्छा, तो समाज और इकोनॉमी की बात हो गई, अब आते हैं पॉलिटिक्स पर। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में इस जाति का समीकरण क्या है? देखिए, कहने को तो हमारा लोकतंत्र एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर चलता है, सबका वोट बराबर है। लेकिन असल में जाति वोट बैंक पॉलिटिक्स का आधार बन चुकी है। पॉलिटिकल पार्टियां अक्सर उम्मीदवार की काबिलियत से ज्यादा उसकी जाति देखकर टिकट देती हैं, और वोटर भी कई बार विकास के मुद्दे छोड़कर अपनी जाति के उम्मीदवार को ही चुनते हैं। और इसी राजनीति से जुड़ा है एक और बहुत ही जरूरी और काफी विवादित मुद्दा, आरक्षण या रिजर्वेशन।
अब देखिए, इसे लाया तो इसलिए गया था ताकि सदियों से जो अन्याय हुआ है उसकी थोड़ी भरपाई हो सके। लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि क्या इसका फायदा वाकई उस समुदाय के सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है? और इसी सवाल के जवाब में एक टर्म आता है, क्रीमी लेयर। ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो आते तो आरक्षित समुदाय से हैं, पर अब आर्थिक तौर पर काफी मजबूत हो चुके हैं, संपन्न हैं। और बहस यही है कि आरक्षण का ज्यादातर लाभ यही क्रीमी लेयर उठा ले जाती है, और जो असल में गरीब और पिछड़े हैं वो पीछे ही छूट जाते हैं। चलिए, अब तक हमने उन चीजों की बात की जो बाहर से दिखती हैं, समाज, पैसा, राजनीति। अब बात करते हैं उस चोट की जो दिखती नहीं पर शायद सबसे ज्यादा गहरी होती है, इसका मनोवैज्ञानिक असर। कई स्टडीज ये बताती हैं कि जब कोई इंसान रोज-रोज भेदभाव और अपमान झेलता है ना, तो उसका सीधा असर उसके दिमाग पर, उसकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। जो हाशिए पर रहने वाले समुदाय हैं, उनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी और लो सेल्फ एस्टीम जैसी परेशानियां दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा पाई जाती हैं। ये एक ऐसा अदृश्य बोझ है जिसे लाखों लोग हर दिन अपने साथ लेकर जीते हैं। और ये जो मानसिक बोझ है, ये सिर्फ एक पर्सनल लड़ाई नहीं है। जरा सोचिए, जब किसी का आत्मविश्वास ही टूट चुका हो, तो वो समाज में या अपने करियर में तरक्की के लिए लड़ेगा कैसे? ये एक दुष्चक्र बन जाता है जिससे बाहर निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। तो हम आखिर में उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि मॉडर्नाइजेशन, बड़े शहर, इंटरनेट, इन सब ने जाति की कुछ दीवारों को थोड़ा कमजोर किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बदलाव काफी है? क्या ये सदियों पुरानी गहरी जड़ों को पूरी तरह उखाड़ फेंकने के लिए काफी है, या फिर ये सिस्टम बस अपना रूप बदल कर हमारे समाज में बना रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।